ऐसी फिल्म है जो पुरुषों की नजर में लोलिता है, लेकिन महिलाओं की नजर में फांग सिकी है। 40 साल के आदमी को 14 साल की वेश्या से प्यार हो जाता है। ये फिल्म पुरुष प्रधान दृष्टिकोण से दर्शकों को एक अपराधमय विकृत प्रेम कहानी बताती है। ये 97% फिल्मों से अच्छी है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इस फिल्म में केवल तथाकथित सीमाओं को ही नहीं देखा जाना चाहिए। आज मैं जो फिल्म सुझा रहा हूँ वह है लोलिता। सन 1920 की गर्मियों में समुद्री हवा हल्के से बह रही थी और धूप नर्म होकर समुद्र तट पर बिखरी हुई थी। 14 साल के हम्बर ने अपनी पहली प्रेमिका अनाबेल से मुलाकात की। वे समुद्र के किनारे टहलते हुए समुद्र की लहरों की सरगम सुन रहे थे और हंसी मजाक के बीच वे पागलों की तरह प्यार कर बैठे। दुर्भाग्य से 4 महीने बाद अनाबेल एक सर्दी के दौरान मौत के गाल में समा गई और उसके साथ उसकी जवानी भी गायब हो गई। मृत्यु के झटके से मुझ में कुछ हिल गया। वो बच्ची जिसे मैं प्यार करता था चली गई थी, लेकिन मैं उसे ढूंढता रहा। देखते ही देखते हेम्बर्ट मध्य आयु में प्रवेश कर गया। वह बिल्लीज विश्वविद्यालय में शिक्षक बन गया, इसलिए उसने फ्रांस से अमेरिका जाने का निर्णय लिया। इसलिए सुविधा की दृष्टि से उसने विधवा शार्लोट का घर किराए पर लिया। शुरुआत में उसे लगा कि यह स्थान उसके लिए छोटा है और वह वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अचानक उसने लोलिता को लॉन पर किताब पढ़ते देखा और उनकी कहानी इसी पृष्ठभूमि में शुरू हुई। बाकी की हवा और लड़की की धुन एक साथ लहराती रही। गहरी खाई की शुरुआत, बस आंगन में एक तेज नजर थी। इस साल लोलिटा 14 साल का नहीं हुआ है। वो मकान मालकिन शार्लोट की बेटी है। वो मासूम, जिद्दी और समय से पहले परिपक्व है, जिससे हेम्बर्ट को ऐसा महसूस हुआ कि उसने अनाबेल को देखा। उसने तुरंत यहाँ बसने का फैसला किया। खाली समय में हेम्बर्ट की नजरें हमेशा उस लड़की के पीछे रहती थीं। वह हल्के से मुस्कुराते हुए अपने बालों को हल्के से हिला देता। उसके अनायास प्रकट हुए छोटे भावनाओं को उसने एक एक करके पकड़ा और चुपचाप अपने दिल के सबसे गुप्त कोने में छुपा लिया, बार बार याद करता। और वह लड़की मानो अनजाने में उसकी ओर बढ़ रही हो। तुमने मुझे भुला दिया। माफ कीजिए। शुरू करें। लोलिटा नींद से भरी आंखों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। नीले कपड़ों का कॉलर थोड़ा खुला हुआ था, जिसे थोड़ी सी गोरी त्वचा दिखाई दे रही थी। नन्हे सुंदर पैर बिना जूतों के जमीन पर थे और हेम्बर्ट की नजरों में इसमें एक कामुकता का एहसास था। वह लड़की के कदमों का पीछा करते हुए रसोई में आ गया, जहाँ उसने देखा कि लोलिटा फ्रिज के सामने बैठकर चोरी से खा रही थी। अनजाने में आइसक्रीम की क्रीम उसके होंठों और नाक की नोक पर लग गई थी, जिससे वह और भी चंचल और मासूम लग रही थी। हेम्बर्ट की नजरें इस दृश्य पर जम गईं और वे इन्हें जरा भी हटा नहीं पाए। इस क्षण उसकी आंखों में लोलिटा एक परी की तरह थी। भोला चेहरा, लेकिन उसमें प्रेम की देवी वीनस का मनमोहक आकर्षण था। ये सुंदरता उसके लिए भावना थी। बस अगर शार्लोट गायब हो जाए और आसपास के लोग भी चले जाएं, तो लोलिता सिर्फ खुद की हो सकती है। कुछ दिनों से बेचैन लोलिटा हेम्बर्ट के कमरे में चली गई। वह सहजता से एक पैर ऊपर कर आलसी होकर कुर्सी पर गिर पड़ी, जिससे किशोरी की नाजुकता स्पष्ट होती है। जैसे ही उसकी निगाहें कमरे में घूमी, उसने मेज पर रखी डायरी में दिलचस्पी दिखाई। सिर झुकाते ही उसके भूरे छोटे बाल थोड़े नीचे गिर गए, इस दृश्य में एक कोमलता जोड़ते हुए। फिर लड़की ने अचानक खुद को स्पष्टता से संभालते हुए हेम्बर्ट की गोद में बैठा पाया। उसका प्यारा साइड प्रोफाइल इतने पास था, उसकी आधी खुली होंठ गुलाबी और शर्मीली दिखाई दी। गुनगुने बाल धूप और युवावस्था की खुशबू के साथ मिलकर धीरे से हेम्बर्ट के दिल के सबसे कोमल हिस्से को छू रहे थे। इस क्षण वे केवल लगभग 3 इंच की दूरी पर थे, इतना करीब कि जैसे एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते हों। हेम्बर्ट को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि लड़की के कपड़ों से निकलने वाली गर्माहट उसके मन में एक अनोखी उत्तेजना भर गई। हेम्बर्ट को लगा कि अगर वह अभी लोलिटा को चूमेगा तो निश्चित रूप से वह मना नहीं करेगी। शायद वह फिल्म की तरह आंखें बंद कर इस अद्भुत एहसास का आनंद लेगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वे भी एक दूसरे को और बेहतर समझने लगे। अक्सर एक छोटे से परिवार की तरह आंगन में झूले वाली कुर्सी पर बैठकर बातें करते थे। इस दिन लोलिटा ने ध्यानपूर्वक लाल लिपस्टिक लगाई, मानो चित्र से निकली कोई प्यारी सुंदर महिला हो। वह बिना कुछ कहे हेम्बर्ट के पास खिसक आई, दोनों के बीच की दूरी को कम करते हुए। हेम्बर्ट ने अपनी झेप छुपाने के लिए कई साल पहले की अपनी मृत्यु की हास्यप्रद बातें करने लगा, जिससे सभी हंस पड़े और लोलिटा तो जोर से हंस पड़ी। उसने अनायास ही अपनी टांगें समेट ली और लगभग पूरी तरह हेम्बर्ट की बाहों में समा गई। वहीं शार्लट इस विद्वान व्यक्ति के प्रति अपने आकर्षण में पूरी तरह डूबी रही। उसे अपनी बेटी के साथ हो रही असामान्य चीजों का जरा भी आभास नहीं था। एक सुबह के बाद भाग्य का पहिया अपनी सही राह से भटक गया। शार्लोट ने लोलिटा के लिए एक बंद स्कूल ढूंढा था। आज रिपोर्ट करने का दिन था। हेम्बर्ट खिड़की के किनारे खड़ा होकर चुपके से देख रहा था। तभी उसे जाने वाली लोलिटा ने देख लिया, इसलिए वह बिना परवाह के कार से दौड़ पड़ी। उसके तेजी और दृढ़ कदमों ने मानो एक अज्ञात साहस को जन्म दिया। हेम्बर्ट ने महसूस किया कि उसके मन में एक शांत साहस है। लगभग उसी समय लोलिटा उसकी ओर दौड़ पड़ी, एक चुंबन जैसा। इसके तुरंत बाद लड़की की भावनाएं इतनी तीव्र थीं कि मानो पूरा शरीर बिजली के झटके से झकझोर इस निषेध क्षण में डूब गया। वह लोलिता के परिवार का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया और अपनी गहरी भावनाओं को डायरी में लिखकर दराज में बंद कर दिया। जल्द ही दोनों ने एक साधारण शादी की। हेम्बर्ट लोलिता के सौतेले पिता बन गए।
शादी के पहले 6 हफ्तों में वह पति की जिम्मेदारियों से बचने के लिए बहाने बनाता रहा। यहाँ तक कि उसने नई पत्नी को नींद की दवा भी दी, लेकिन खुराक कम होने के कारण बच नहीं पाया। इसके लिए वह विशेष रूप से डॉक्टर के पास गई और एक ऐसी दवा खरीद ली जो एक गाय को बेहोश कर सके। जब तक एक दिन शार्लोट ने पांडोरा का बॉक्स नहीं खोला और तब उसे पूरी सच्चाई का पता चला। वास्तव में वह आदमी जिसे वह हमेशा से प्यार करती थी अपनी ही बेटी के प्रति आसक्त था। हिस्टीरिया के बाद शार्लोट ने गुस्से में 3 पत्र लिखे, लेकिन उन्हें भेजने के दौरान अचानक हादसे में अपनी सारी अप्रसन्नता के साथ उसकी मृत्यु हो गई। हेम्बर्ट को अपनी पत्नी की मौत के लिए ज्यादा पछतावा नहीं था, बल्कि उसने राहत की सांस ली। दूसरों के सामने वह दुखी होने का नाटक कर रहा था, जबकि उसके मन में खुशी थी। कुछ ही महीनों में उसकी चाहत पूरी हो गई थी। अब कोई भी उसे और लोलिटा को एक साथ होने से नहीं रोक सकता। स्कूल पहुंचने के बाद उसने झूठ बोला कि शार्लोट गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में इलाज करवा रही है, और उसने जानबूझकर रास्ता बदल दिया ताकि बीच में एक रात रुक सके। लोलिटा को देखकर वह उसे बिना हिचकिचाहट के गले लगाने में सक्षम हो गया। जैसे ही कार रुकी, लोलिटा खुद को उसकी बाहों में डाल दी, लेकिन वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकी। यहाँ तक कि वह यह भी स्वीकारने से डर रही थी कि यह वही जीवन की शुरुआत थी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसने उसे जोशीले तरीके से चूमने की हिम्मत नहीं की, बस उसके होठों को अत्यंत श्रद्धा से छुआ, जिसमें जरा भी कामुकता का मतलब नहीं था। जब वे होटल पहुंचे तो लॉबी पहले से ही भीड़ से भरी हुई थी। हेमेट ने मजबूरी में फ्रंट डेस्क पर चेक इन किया, जबकि लोलिता जमीन पर बैठकर एक छोटे कुत्ते के साथ खेलने लगी। कुत्ते का मालिक एक सूट पहने हुए रहस्यमय व्यक्ति था, जिसकी चेहरा मेज से छिपा हुआ था। लोलिता बस उसकी गहरी आवाज सुन सकी। ये सुनकर लोलिटा का दिल खुशी से भर गया। उसके चेहरे पर भी एक आकर्षक मुस्कान आ गई। शाम के समय उसने फिर से लाल लिपस्टिक लगाई और हेमंत के साथ मोमबत्तियों की रोशनी में डिनर किया। हालांकि उसने शराब नहीं पी, लोलिता को थोड़ी नशा जैसा महसूस हुआ। हेमंत ने नर्मदा से उसके जूते मोजे उतारे और उसे जल्दी आराम करने के लिए कहा, जबकि खुद गलतफहमी से बचने के लिए बहाने से नीचे टहलने चला गया। तब छोटा बच्चा पहले ही गहरी नींद में सो चुका था। इस सुंदर दृश्य ने उसे बेचैन कर दिया। हॉग पॉटर धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गया। मन में उलझन और बुरे विचार उमड़ घुमड़ रहे थे, लेकिन अंततः उसने अपने दिल की इच्छाओं को काबू में रखा। सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों की दरारों से चुपचाप बिखरी। हेम्बर्ट की नींद खुली तो देखा कि लोलिता उसे देख रही थी। उसकी आंखें जैसे साफ झील का ठंडा पानी थी, जिससे आसानी से उसकी भावनाएं समझी जा सकती थी। फिर ये शरारती लड़की और करीब आई और उसकी गर्म सांसें उसके कान पर पड़ने लगी, जिससे हेम्बर्ट का मन विचलित हो गया। लोलिता ने उसे बताया कि कैसे ग्रीष्म शिविर में उसने एक लड़के सहपाठी के साथ अच्छा व्यवहार किया था, जिससे उसकी थोड़ी सी जलन होने लगी। चिंता से भरी लड़की हुआन हेम्बर्ट के ऊपर एक गहरी मुस्कान के साथ दबाव डाल रही थी। उसके संकोची उंगलियां धीरे धीरे कपड़े की पट्टी खोल रही थी, जिससे उसकी मोहकता पूरी तरह प्रदर्शित हो रही थी। हेम्बर्ट की खुशी उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। और इसमें पूरी तरह डूबा हुआ यात्रा नहीं। इसके बाद वह सौतेले पिता की पहचान से सफलतापूर्वक लोलिटा को हासिल कर लेता है, लेकिन यह कार्य अंततः एक सार्वभौमिकता, अपनी आत्मा की शांति के लिए वह लगातार बहाने खोजने लगती है। हमेशा लोलिटा के पहले से अनुभव को अपनी अंतरात्मा की अपराध भावना को छिपाने के लिए कहती रहती है। इस तरह वह इस संबंध की उत्तेजना में डूबी रह सकती है। लगता है कि लोलिटा को भी इसका कुछ एहसास होने लगा है। वह थोड़ी असहज दिखाई देती है। अजीब माहौल हवा की आवाज के साथ टूट गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कुछ घबराहट और असंतोष था। शूची क्षेत्र में आने के बाद लोलिटा माँ को फोन करने की सोच रही थी। यह देखकर हेम्बर्ट को सच बताना पड़ा। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर वह जैसे सारी ऊर्जा खो बैठी हो। आंसू बहने लगे। उसके चिंतित रोने की आवाज दूर होती रात में गूंजती रही, जो खासकर उदास दिख रही थी। शायद इस अचानक हुए बदलाव ने लोलिटा को महसूस कराया कि हेम्बर्ट उसके भविष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। उस रात उसने नहीं देखा। उस रात के बाद दोनों ने किसी समझौते की तरह मौन और कोमलता से एक साथ यात्रा की राह पर कदम रखा। वे कार चला रहे थे और एक के बाद एक शहर की ओर बढ़ रहे थे। कभी कभी लड़की की छोटी शरारतों पर वह सिर्फ मुस्कुरा देती थी। शायद कभी कभी उसे मन में चिंता होती थी, लेकिन जब भी हेम्बर्ट उसे युवावस्था से भरी देखता तो वह उसे डांटने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि हेम्बर्ट के मन में जब भी लोलिटा मुस्कुराती रहती वही इस यात्रा का सबसे सुंदर दृश्य होता। वह न तो रुकना चाहती थी और न ही लोलिता के घर वापस जाना चाहती थी। वहाँ हर जगह शार्लेट की छाया छुपी थी, जो उसे भारी नैतिक जंजीरों में जकड़ देती थी, जिससे वह संघर्ष नहीं कर सकती थी। चीन रूट्स क्यों न लोलिता को साथ लेकर भूमि पर भटकते हुए सिर्फ उनके लिए एक शांतिपूर्ण दुनिया की तलाश करे। वे विभिन्न लोगों से अलग अलग तरह के झूठ बुने हुए उत्तर दक्षिण के मोटल्स में रहते थे, ताकि इस अवैध प्रेम संबंध को छिपा सके जो उजागर नहीं हो सकता था। जारी यात्रा के दौरान लोलिता भी लगातार बढ़ रही है। केवल बढ़ने में कड़वाहट और बेबसी मिली हुई है। वह धीरे धीरे समझने लगी है कि खुद और हेम्बर्ट के बीच का रिश्ता आमतौर पर स्वीकार्य नियमों के खिलाफ दर्द भरा है। पछतावा और उलझन जैसी कई भावनाएं एक साथ मिलकर लोलिता को नियंत्रित नहीं रहने देती, और वह सिर्फ हेम्बर्ट की नजरों से दूर चुपचाप पूरी तरह से व्यक्त करती है। हालांकि यह लड़की हमेशा बड़ी हो जाएगी। वह भी ताजगी और यात्रा की कैद का पीछा करना चाहती है। यूशी वह दोनों के बीच की सामान्य बातचीत की तकनीक का इस्तेमाल करने लगी, जैसे कि एक शांत और प्यारी सी बिल्ली जो हेम्बर्ट की गोद में सिमट गई हो। शोनू ने नजरें ऊपर की, आंखों में पूरी दया भरी अपील के साथ, और उंगलियों के जरिए आदमी की जांघ की तरफ हल्के से कोशिश की। हेम्बर्ट निश्चित रूप से इस तरह के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। उसके दिल की रेखा टूट गई। उसने हर हफ्ते उसे $2 की पॉकेट मनी देने और उसे थिएटर क्लब में शामिल होने की अनुमति देने का वादा किया।
थिएटर में रोशनी मंद थी। हम्बर्ट चुपचाप नीचे बैठा देख रहा था कि कैसे निर्देशक लोलिटा को नाटक की रिहर्सल में निर्देशित कर रहा था। वह एक चुड़ैल की भूमिका निभा रही थी, जिसे नाटक में शिकारी को मंत्रमुग्ध करने के लिए मोहक अदाएं दिखानी होती थी। उस मोहमयी रूप को देखकर हम्बर्ट के भीतर जटिल भावनाओं की लहर उमड़ गई। वह अनायास ही याद करने लगा। उसने कोने में एक आदमी की छवि की सिफारिश की। धुएं ने उसका चेहरा ढक लिया। हम्बर्ट को ऐसा लगा कि वह व्यक्ति कुछ हद तक परिचित लग रहा था और उसके मन में कुछ हल्की बेचैनी उत्पन्न हुई। एक दिन लोलिटा ने पियानो का खोल मारकर गिरा दिया और सिर्फ पूछने पर पता चला कि वह अपने सहपाठियों के साथ पार्क गई थी। हम्बर्ट ने इसे आसानी से नहीं माना, विशेष रूप से उन सहपाठियों को ढूंढकर पुष्टि की। हालांकि इन लोगों की बात लोलिटा की बात से अजीब रूप से मेल खाती थी। हम्बर्ट को अजीब सा अनहोनी महसूस हो रहा था। वह जिद के साथ मान रहा था कि लोलिटा झूठ बोल रही थी, जिससे इन दो लोगों के बीच का माहौल तनावपूर्ण हो गया और तीव्र बहस भड़क उठी। वास्तव में उनके बीच का संबंध पहले पैसे के लेन देन के साथ ही बदलने लगा था। उसके बाद हर बार की घनिष्ठता के लिए हम्बर्ट को लोलिटा का सहयोग पैसों से खरीदना पड़ता था और कभी कभी वह बीच में राशि भी बढ़ा देता था। लेकिन उनका संबंध वह भूल गया था। उन पैसों को वह सख्ती से छिपा देता था। फिर भी उसे कुछ खरीदते हुए कभी देखा नहीं गया। जब भी लोलिटा के पास पर्याप्त पैसे हो जाते तो बिना झिझक उसे छोड़ देती। और इस बार की बहस ने लोलिटा के भागने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। वह साइकिल पर बारिश में अंधाधुंध दौड़ पड़ा। खाली सड़क को देखते हुए हम्बर्ट पूरी तरह से अपराध बोध से भरा हुआ था। मूसलाधार बारिश के बावजूद वह हर जगह लोलिटा की तलाश कर रहा था, बेखबर। दोनों जब फिर से मिले तो मानो अभी अभी की सब कुछ कभी हुआ ही नहीं था। लोलिटा ने यात्रा पर जाने का प्रस्ताव दिया। बस इस बार योजना उसे बनानी होगी। इस छोटे शैतान को अपने पास बनाए रखने के लिए हम्बर्ट स्वाभाविक रूप से पूरी तरह राजी हो गया। अगले दिन वे दोनों फिर से यात्रा पर निकल पड़े। इस बार उसके पहनावे में बड़ा बदलाव आया था। वह जंगली अंदाज जैसे किसी बंधन को तोड़ने वाली आत्मा की तरह था, जो अपनी अद्वितीय आकर्षण की सुगंध फैला रही थी। हालांकि लोलिटा ने यात्रा की योजना बनाई थी, फिर भी रास्ते में शांति नहीं थी। उनके पीछे हमेशा एक छोटी कार लगी रहती थी। चाहे वे मार्ग कितना भी बदल लें, वे छुटकारा नहीं पा सके। लेकिन जब वे उसे ठीक से देखना चाहते थे, तब वह कार अचानक गायब हो जाती थी। इस घटना ने हम्बर्ट को थोड़ा चिंतित कर दिया। उन्हें लगा कि शायद उन्हें एक युवती के साथ सड़क पर देखकर पुलिस उनकी निगरानी कर रही है। हम्बर्ट ने मन की अशांति को नजरअंदाज कर गाड़ी चलाना जारी रखा, लेकिन मन में वह पीछा करने वाले को लेकर हमेशा चिंतित रहा। उसने पहले से नोट किया हुआ नंबर प्लेट निकाला और जांच करना चाहा, लेकिन देखा कि उस पर कुछ निशान मिटाए गए थे। उसकी दबी हुई नाराजगी अचानक फूट पड़ी और गुस्से में उसने लोलिटा को जोर से थप्पड़ मारा। लोलिटा सदमे और दर्द से नंगे पैर कार से कूद गई। उसकी यह हालत देखकर हम्बर्ट तुरंत पछताया और माफी मांगते हुए उसके पीछे दौड़ा। मनोभावनाओं के उतार चढ़ाव के कारण यात्रा जारी रखना उपयुक्त नहीं था, इसलिए वे मोटर में ठहर गए। हम्बर्ट ने लोलिटा से कहा कि वह इधर उधर न जाए, जबकि वह कुछ फल खरीदने गया और रास्ते में नाई की दुकान पर जाकर दाढ़ी बनवाई ताकि वह ताजा दिख सके। फिर वह कमरे में वापस लौट आया, लेकिन वह पहले ही हम्बर्ट के गुस्से का सामना करते हुए लोलिटा जरा भी नहीं डरी। उसके चेहरे पर एक अतिरंजित मुस्कान थी और आंखों में बदला लेने के बाद की संतुष्टि झलक रही थी। उस एक क्षण भर में हम्बर्ट ने अपनी सारी बुद्धि खो दी और लगभग जबरदस्ती के तरीके से लोलिटा के साथ अंतरंग संपर्क किया। क्या नैतिकता, क्या दया! इस पल में केवल अनियंत्रित भावनाएं और अमिट पॉजिटिवनेस थी। इस समय लोलिटा को यात्रा की थकान के कारण सर्दी लग गई थी। मजबूरी में उसने केवल व्यक्ति को अस्पताल भेजा। हालांकि अगले दिन उसे यह खबर मिली कि लोलिटा को कोई ले गया है। ये सुनकर कि उसकी बेटी किसी अजनबी के साथ चली गई है, कोमोड पर बिजली गिर पड़ी। वह जल्दी से रसोई की ओर भागी, लेकिन वहाँ उसे सब कुछ खाली मिला। केवल उसने जो ताजे फूल भेजे थे वे अकेले जमीन पर पड़े थे। इसलिए उसने हर आने जाने वाले से लोलिटा के बारे में पूछना शुरू किया। जब तक कि उसने पुलिस को न देखा, तब जाकर उसकी आंखें खुल गईं। कुछ महीने बीत गए, लेकिन लोलिटा अब भी धुंधली यादें हैं। फिर भी हम्बर्ट हार नहीं मानता। होटल के आसपास की पूछताछ जारी रखता है और कोई भी सुराग नहीं छोड़ता। अगर कोई मेहमान छोटी लड़की के साथ होता है तो वह ध्यान से देखता है। रजिस्टर पर कोई लिखावट प्रकट होती है तो वह उसका पीछा करता है, लेकिन चाहे जैसे भी खोजे, अंत में यह सब बेकार हो जाता है, जैसे बिन पानी में पत्थर डुबोने जैसा, और कोई जवाब नहीं मिलता। यहाँ तक कि 3 साल बाद हम्बर्ट को लोलिटा का मदद का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि उसने शादी कर ली है और उसके पास है। लेकिन सफल जीवन के बोझ ने उन्हें उन बिलों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं छोड़ा। उम्मीद थी कि पिता मदद कर सके और 300-400 डॉलर भेज सके, थोड़ा ईंधन खरीद सके। अगर इतना ज्यादा हो तो 100-200 भी चलेगा। हम्बर्ट अपने मन की उत्तेजना को रोक नहीं सका। अगले दिन ही पत्र पर दिए गए पते पर चला गया। जब वह फिर से लोलिटा से मिला तो उसके मन में मिली जुली भावनाएं थी। उसके ऊपर की चंचलता और चपलता पहले ही खो चुकी थी। वह युवा और ऊर्जा से भरपूर सेक्सी लड़की नहीं रही थी। समय और जीवन की कठिनाइयों ने उसके अंदर से सारी जीवंतता खींच ली थी। पूरा व्यक्ति जैसे गहरे पतझड़ में एक सूखा पत्ता हो, नाजुक। लेकिन फिर भी हम्बर्ट के उसके प्रति प्रेम की तीव्रता ज्यों की त्यों बनी रही। वह हमेशा उन बीती उलझनों को याद करता और यह जानने के लिए दृढ़ रहता कि आखिर उनके खुशहाल जीवन में घुसपैठ करने वाला व्यक्ति कौन था। हम्बर्ट के सवालों के जवाब में लोलिटा ने आखिरकार उस होटल में मिले रहस्यमय आदमी का खुलासा किया। हम्बर्ट को भी बाद में एहसास हुआ कि वह व्यक्ति वास्तव में पहले से ही उन पर नजर रखे हुए था। लोलिटा के वर्णन के अनुसार वह आदमी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। खुद को विद्वान लेखक के रूप में प्रस्तुत करता था, जबकि वास्तव में फोटो छोटी फिल्मों का प्रमोटर था। हमेशा अपनी सीमाओं पर डटे रहे और अनिच्छा से शूटिंग किए बिना उन्हें जल्दी बाहर निकाल दिया गया। इस अनुभव को बताते हुए उनका चेहरा बेहद शांत था, जैसे वे किसी ऐसी बात का जिक्र कर रहे हों जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं हो। कभी का दर्द और संघर्ष जिंदगी के जादू में चुपचाप मिट गया।
हम्बर्ट चाहता था कि लोलिटा सफल और खुशहाल हो। लापता ने दिए गए जवाब को अस्वीकार कर दिया। उसने यह तक कहा कि वह उसके लिए लाए गए $4000 भी देने को तैयार है, बस चाहता है कि वह आने वाले दिनों में सुखपूर्वक रह सके। वास्तव में लोलिटा ने सिर्फ पैसे लेने का फैसला किया, उसकी आंखों की गहराई को अनदेखा किया। जाने से पहले हम्बर्ट ने फिर से लड़की से बात की। उसे पूछा कि क्या वह उन दोनों के बीच हुई बातों को भूल सकती है, और लड़की ने बस इतना ही कहा। मेरे पापा को अलविदा कहो। कार की खिड़की से देखते हुए हम्बर्ट को लगा जैसे लोलिटा फिर से 14 साल की हो गई हो। उसकी चमकदार लाल होंठ धूप में खास तौर पर ध्यान आकर्षित कर रहे थे। वह मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर विदा कर रही थी। वह सपना जैसे महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी अनंत दुख की झलक दे रही थी। यहाँ उसने सीधे घर नहीं जाने का फैसला किया, बल्कि उस विक्षिप्त आदमी की जिंदगी खत्म करने का निर्णय लिया। उसकी नजर में यह आदमी उसकी और लोलिटा के संबंधों को बर्बाद करने का मुख्य कारण था, जो उसे पीड़ा के गहरे कुएं में धकेल रहा था। पहले आदमी ने कहा कि वह वास्तव में नपुंसक है। उसने कभी भी लोलिटा को नुकसान नहीं पहुंचाया, न ही उसे किसी भी समूह में शामिल होने के लिए धोखा दिया या मजबूर किया। सोलंग में लड़खड़ाते हुए बचने की कोशिश, जैसे नशे में धुत व्यक्ति बिजली की क्रॉसबो पकड़े हों। उसके शरीर से खून बह रहा है। वह छोटे से बिस्तर पर लेटा हुआ है, मौत से पहले पूरी तरह सफेद और लेस की कढ़ाई वाले प्यारे में। जैसे लोलिटा बार बार छोटे होटल में सो जाती थी, सफेद चादर में लिपटी, सब कुछ स्वीकारते हुए, हंठ खाली नजर और बेचैन मन से सड़क पर गाड़ी चला रहा था। उसके बाद कुछ पुलिस कारें उसका पीछा कर रही थीं, लेकिन उसे मानो इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। फिर उसने कार को गायों के पास रोक दिया, अकेले पहाड़ी की ओर चल पड़ा, दूर के शहर की ओर देखता हुआ, वहाँ जहाँ लोलिटा थी। कहानी के अंत में हेम्बर्ट जेल में मर जाते हैं और एलिटा भी प्रसव में मर जाती है। यह असामान्य प्रेम कहानी अंत में पुरुष और महिला नायक की मृत्यु के साथ समाप्त होती है। 1955 में प्रकाशित हुए उपन्यास लोलिता की संवेदनशील विषय वस्तु ने उस समय एक बड़ी हलचल मचाई और कई कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन जब उपन्यास आधिकारिक रूप से प्रकाशित हुआ तो यह जल्द ही लोगों की अपेक्षाओं को तोड़ते हुए एक बेस्ट सेलर बन गया और 1962 में इसे श्वेत श्याम में फिल्माया गया, पहली बार स्क्रीन पर प्रस्तुत किया गया। और आज हम जिस संस्करण की सिफारिश करते हैं वह 1997 का संस्करण है, जिसे पूर्ववर्ती कार्य से अलग करने के लिए एक पेड़ बस सर्वर धान का मैदान का नाम दिया गया था। इस इच्छा की परछाई पहली बार देखने में सुंदर लगती है, मगर दूसरी बार देखने पर असुविधाजनक। ये लगता है कि इसे सामने नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसमें गहरी प्रतीकात्मकता छिपी है। फिल्म में एलिटा हम्बर के पैरों पर उंगलियां चलाती है, अनजाने में उसके पैरों पर चढ़ती है, फिर उसकी गोद में बैठकर बात करती है, जो दर्शकों को खुला आमंत्रण जैसा दिखाई देता है। कुछ लोग कहेंगे कि किशोरावस्था की लड़कियां अभी वयस्कों की भावनाओं को नहीं समझती, फिर भी वे चाहती हैं कि कोई उनकी यौन आकर्षण को स्वीकार करे। वे खेल खेलने की मुद्रा में सौंदर्य का खेल खेलना पसंद करती हैं, बगीचे में छूने से लेकर ऊपर की ओर भागते हुए एक चुंबन तक। लोलिता प्रतियोगिता के रोमांच का आनंद लेती है और हम्बर्ट पर अपने प्रभाव का भी। इसे सभी दर्शक समझते हैं कि हम्बर्ट एक निष्क्रिय व्यक्ति है। वास्तव में फिल्म पुरुष पात्र के काल्पनिक संसार से खुलती है, जहाँ उसने अपने नशे, अपनी अस्वस्थता, अपनी कुरूपता को प्रेम के साथ सुंदर बनाया है। उसके भाव क्षणिक हो सकते हैं और वे उसकी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आत्म संवेदनशीलता के रूप में होते हैं, जैसे फिल्म में लिपस्टिक वयस्क डिजाइन का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जब आप नायिका को लिपस्टिक लगाते हुए देखते हैं तो यह दर्शाता है कि यह पुरुष पात्र की निष्ठा है, लोलिटा को यह साबित करने का कि वह आपसे प्यार करती है और बिना लिपस्टिक की नायिका ही असली रूप है। फिर से लोलिटा के दृष्टिकोण में प्रवेश करने पर आप पाएंगे कि फिल्म में सब कुछ उसके लिए डरावना, कठिन और असहनीय है। फिल्म में निर्देशक ने एक प्रकार की टूटती हुई सौंदर्य शास्त्र का उपयोग किया है, जिसमें किशोरी का चमकदार सौंदर्य इच्छा और पाप को अनदेखी में खींचता है, जिसे महिला और पुरुष नायक की संयमित प्रकृति ने इस फिल्म की सौंदर्यता को बनाया है। वह जैसे एक लुभावनी ओस की बूंद है, कीमती और सुंदर, लेकिन अगले ही पल टुकड़े टुकड़े हो सकती है। उपन्यास लोलिता एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से खड़ा होकर बस उस दुखद कहानी का वर्णन करता है, जबकि फिल्म ने इसे केवल हम्बर्ट की प्रेम कहानी के रूप में पेश किया है। लेकिन लोलिता के लिए ये उसके जीवन की त्रासदी है। असल में मिलना तुमने नहीं कहा था, गलती तो उन अपूर्ण आत्माओं का संयोग होना है जो एक हास्यास्पद सुंदरता से मिल गई, क्योंकि यह कोई प्रेम कहानी नहीं है। आज के ऐसे दौर में जिसे सबसे खूबसूरत जोड़े का फूल कहा जाता है, हम उसे कैसे खिलने दे सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने परफ्यूम के बारे में बात की थी। टिप्पणी अनुभाग में मिश्रित प्रतिक्रियाएं थी। लोगों का मानना था कि वह अपने आत्ममूल्य को प्राप्त करने के लिए युवा लड़कियों से प्यार करता है। ऐसी फिल्में रिलीज नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन नहीं पता था कैसे। जब तक मैंने ये शब्द नहीं देखे। पाप को देखना इसका अर्थ यह नहीं कि उसे समझकर तर्कसंगत बनाया जाए, बल्कि यह भी हो सकता है कि इसे वास्तविकता में सचेत रहकर देखा जाए। पाप को सौंदर्य के रूप में या साथी को सच्चे प्यार के रूप में न देखना ही इस फिल्म के पीछे की गहरी भावना है, जो इसकी सच में अस्तित्व की अर्थवत्ता है। वर्णन कभी भी मौलिक फिल्म की जगह नहीं ले सकता। अच्छी फिल्में बार बार देखने लायक होती हैं। यहाँ 3 मिनट के साथ मुलाकात का अंत करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।